हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़। ये जो टाइम पीरियड है हमारा वो है अप्रॉक्स 600 BCE टू 600 CE। तो ये जो टाइम पीरियड है वो कब का है? तो वो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का टाइम पीरियड। तो अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लो। और इससे पहले का अगर चैप्टर्स पढ़ना हो या फिर हिस्ट्री पढ़नी हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी हो, ज्योग्राफी पढ़नी हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पढ़ सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले कि इसमें क्या पढ़ना है हमें, ये जो चैप्टर हमारा उसमें क्या पढ़ना है। There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of Harappan civilization। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। कब डेवलपमेंट्स हुए ये सारे? तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, तो उसके 1500 साल का जो ये ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड का जो ड्यूरेशन था, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारी कंट्री में। ठीक है, आगे जो है वो है हमारा द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये जो टाइम पीरियड है ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम में इंडस वैली, इंडस रिवर के आसपास जो रहने वाले लोग थे, इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो रहने वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे? वो ऋग्वेद को कंपोज कर रहे थे। जो ऋग्वेद था इसी टाइम में कंपोज हुआ था। तो इससे हमें ये चीज़ तो समझ में आती है कि ये वही टाइम पीरियड था जिस टाइम में क्या हो रहा था? वेद जो है कंपोज हो रहा था, वेद लिखा जा रहा था। आगे हमारा एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स था तो हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो इन डेवलपमेंट्स में क्या था? एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स भी शामिल था। मतलब कि जो खेती थी वो होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमें पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें जो लोग थे वो खेती बिल्कुल भी नहीं करते थे। मतलब करते भी थे तो बहुत ही ज़्यादा कम करते थे। उस टाइम में क्या करते थे लोग? ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब ख़त्म हुआ तो लोग क्या हो गए? एग्रीकल्चरल सेटलमेंट पे भी डिपेंड होने लगे, इसमें सेटल होने लगे। तो ये जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज हो रहे थे वो कहाँ इमर्ज हुए? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू जो कि आ जाता है सेंटर में, और उसके बाद कहाँ है? पार्ट्स ऑफ कर्नाटका साउथ में। मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था? एग्रीकल्चरल सेटलमेंट डेवलप्ड हो चुका था, खेती शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा जो था वो पैस्टोरल लाइफ, जो पैस्टोरल लाइफ था वो भी स्टार्ट हो चुका था। जो लोग थे वो हमने पहले पढ़ा है बाकी के चैप्टर्स में, या फिर जो ज्योग्राफी की बुक थी हमारी उसमें भी हमने पढ़ा था कि लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो अपनी शिप्स वगैरह को चराते हैं। तो वो सारा कुछ भी स्टार्ट हो चुका था इस टाइम में। आगे हमारा डिस्पोजल ऑफ डेड। तो इस टाइम के जो हमें डिस्पोजल ऑफ डेड देखने को जो मिले थे वो क्या थे? वो थे मेगालिथ सेप्ट के। ये जो हमारा दिया हुआ है बुक में, ये कुछ इस तरह का जो है बना हुआ होता है। ठीक है, तो जब लोग मरते थे तो क्या होता था? इनके ऊपर ऐसा कुछ स्टोन का बना दिया जाता था। तो डिस्पोजल ऑफ डेड्स के साथ साथ जो चीज़ें हमें मिली थी वो क्या थी? तो वो थी आयरन के जो टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मिली थी। तो उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे इस टाइम में वो क्या करते थे? उस टाइम में आयरन का डिस्कवरी जो है वो हो चुका था। ठीक है, तो हमने तो पढ़ लिया कि ये सारे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए थे। लेकिन हमें पता कैसे चला कि ये सारे डेवलपमेंट्स ही हुए थे? तो ये हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, टेक्स्ट से, कॉइन से और विजुअल मटेरियल से। इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखा हुआ होता है, वॉल्स पे लिखे हुए होते हैं, पत्थरों पे लिखे हुए होते हैं। मंदिरों में भी आपने कभी कभी देखा हो या फिर कहीं कहीं पे कि जो पत्थर होता है उस पर खुदाई कर करके लिखा हुआ होता है, तो वो इंस्क्रिप्शन होता है, उससे हमें पता चलता है। दूसरा वो टेक्स्ट है। तीसरा कॉइन्स भी चलते थे। विजुअल मटेरियल जो कि हम देखते हैं, पहले के जो टॉम्स वगैरह होते हैं, पहले के बहुत सारे महल वगैरह देखने को हमें मिलते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि पहले भी राजा हुआ करते थे, कुछ इस तरह का हुआ करता था, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा फ्रेंडशिप एंड पियादसी देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारा सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट्स इन इंडियन एपिग्राफिक टुक प्लेस इन 1830s।
तो बहुत सारे मोमेंटस डेवलपमेंट हुए इंडियन एपिग्राफी में। कब? 1830s में। तो हम पढ़ने वाले कि 1830 में क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या हमें मिला डेवलपमेंट में। तो एपिग्राफी ये नोट कर लो, ये क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को हम कहते हैं एपिग्राफी, ठीक है। जेम्स प्रेशेप, an officer in the mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshti, two script used in the earliest inscriptions and coins. देखो राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो हम ये पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं ये देख लेते हैं पहले कि जो जेम्स प्रिंसेप थे वो क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की मिंट में एक ऑफिसर थे। वो उन्होंने 2 भाषाओं को डिसिफर करा था और वो भाषाएं थी ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। डेसिफर करने का मतलब है कि इनकी जो लिपि होती है, इनका जो मीनिंग होता है वो उनको समझ में आ चुका था, उसको पता उन्होंने लगा लिया था। क्योंकि इससे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज्ड हुए थे लैंग्वेजेस, जो लिपियाँ यूज़ हुई थी, स्क्रिप्ट यूज़ हो रहे थे, उसका हमें अभी भी पता नहीं चला है कि उसका मतलब क्या था, ठीक है। तो ये जो दोनों स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स पे यूज्ड हो रखे हैं, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ठीक है। आगे हमारा पियादसी। पियादसी क्या है? प्लीजेंट टू बी होल्ड। प्लीजेंट टू बी होल्ड मतलब जो ऐसे राजा हुआ करते थे जो मतलब काफ़ी अच्छे होते थे, लोग काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करते थे, तो उनको भी मेंशन करा गया है किस नाम से? पियादसी। अशोका इन मेनी ब्राह्मण एंड जैन टेक्स्ट पियादसी। तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, जिनमें जो अशोका राजा था उसको पियादसी के नाम से जो है डिनोट किया गया है, मेंशन करके रखा हुआ है। आगे हमारा द अर्लीस्ट स्टेट्स। अर्लीस्ट स्टेट्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो वो है हमारा द 16 महाजनपद। तो स्टार्टिंग तो हो चुकी थी डेवलपमेंट की और बहुत सारे जो किंगडम्स वगैरह था वो भी स्टार्ट हो चुका था। तो ये जो हम टाइम पीरियड जो पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था किस चीज़ का? किंग्स का हुआ था, किंगडम्स का हुआ था। तो अब देखेंगे हम कि किस तरह से जो किंग्स थे, किंगडम्स थे, वो स्टार्ट हुए थे। तो पहला गया द 16 महाजनपद्स। The 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. जो 6th century BCE है वो क्या कहा जाता है? इसे टर्निंग पॉइंट कहा जाता है हमारे अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए, तो देखते हैं क्या है ये। एसोसिएटेड विथ अर्ली स्टेट्स, सिटीज़ एंड ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा। तो ये किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? जो डेवलपमेंट्स हुए थे इस टाइम में वो किस चीज़ से डेवलपमेंट, किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो वो अर्ली स्टेट से रिलेटेड थे, सिटीज़ से रिलेटेड थे, आयरन से रिलेटेड थे और डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और भी कौन सी चीज़ों का डेवलपमेंट हो चुका था, हो रहा था? तो वो था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो थॉट्स थे वो शुरू हो रहे थे, सब कुछ जो है लिखा जा रहा था और इस पर लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों का ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो अब हम देखेंगे आगे जो है वो है हमारा नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट महाजनपद। तो 16 महाजनपद तो थे ही, लेकिन हम उसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो और इनके बारे में ही पढ़ा जाता है बेसिकली। तो पहला है वजी, दूसरा है मगध, कोशाला, कुरु, पांचाला, गंधरा एंड अवंती। तो ये हमारे हैं इम्पॉर्टेंट महाजनपद्स। मोस्ट ऑफ महाजनपद्स वर रूल्ड बाय किंग्स, सम नोन एज गनाज और संघाज वर ओलिगार्कीज। तो बहुत सारे तो महाजनपद्स ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जिन पे किसका हुक्म चलता है, कंट्रोल करता है उस पर, तो किंग्स रूल करते हैं। और कुछ हैं जिनको गनाज और संघाज के नाम से भी जाना जाता है, संघ के नाम से। और इन पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो रूल करते हैं, ठीक है। तो जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, और जो महावीर थे वो भी किससे रिलेट करते हैं? वो भी गनाज से रिलेट करते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ मतलब ऐसे भी होते हैं वाजी की तरह, जिन पे क्या होता है कि वो जो रिसोर्सेज होते हैं और लैंड को लेकर के, साथ में हम बोले तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट महाजनपद। अब इसके अलावा जो था ये वही टाइम पीरियड था जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने धर्मसूत्र को लिखना शुरू कर दिया था। अब ये धर्मसूत्र क्या था? तो धर्मसूत्र में मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें लिखते थे जो कि किससे रिलेट होती थी?
राजा जो उस टाइम के हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से संस्कार जो है वो माने जाएंगे, कौन से संस्कार चलेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या हुई, उन्होंने लिखना शुरू किया। तो किंग्स को उससे पता चलता था कि हमें क्या करना है कैसे करना है। तो आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा हुआ होगा कि जो पहले के जो राजा होते थे उनके साथ साथ क्या होते थे, एक कोई ब्राह्मण्स होता था जो उनको बताता था कि आपको ऐसे चलना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो इसी तरह से क्या हुआ, धर्मसूत्र भी लिखना शुरू हो गया, जिसमें ये मेंशन होता था कि किसको क्या करना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होती थी, वो ये होती थी कि अगर कोई किंगडम में कोई भी मतलब कि कोई चीज़ है, मतलब कोई भी स्टेट है जिस पे कि राजा को रूल करना है, तो वो जो राजा वो कौन से कास्ट का होगा, वो किस पे होगा, तो जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज के जो लोग आते हैं उन लोगों को मतलब ये हक था, हमने पहले भी पढ़ा है कि वो लोग रूल कर सकते थे। बट जो सबसे लास्ट वाला जो कैटेगरी होता है उसका जो लोग होते हैं उसके, वो सिर्फ नौकर वाला ही काम करते थे, वो बिल्कुल भी ये सब नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो मतलब इसके बाद जो हमें जितने भी सोर्सेज मिले वो इतने तो नहीं थे कि हम पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ सके या फिर पता कर सके हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन बहुत ही कम रिसोर्सेज मिले हैं, बहुत कम सोर्सेज मिले, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो चल रहा था महाजनपद का जो टाइम था वो लगभग कितने 1000 ईयर्स अप्रॉक्स चला था। ठीक है, आगे जो है वो है हमारा फर्स्ट अमॉन्ग्स्ट 16 जनपद महाजनपद। तो जो फर्स्ट था इनमें से वो था मगध। तो इसके बारे में हम देखेंगे, बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरी BC मगध इन प्रेजेंट बिहार। मगध क्या है प्रेजेंट में, इसको हम बिहार के नाम से जानते हैं, बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। और ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महाजनपद था। ठीक है, आगे हमारा एग्रीकल्चरल वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। तो इसमें जो ये मगध था वहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चरल काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ करता था। आयरन माइंस वेयर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स, एलिफेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्मी। आयरन माइंस जो है वो अवेलेबल थे, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार सेम था, तो झारखंड में आपको पता हो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इस तरह के। आगे है एलिफेंट्स भी, जो फॉरेस्ट हुआ करते थे उनमें एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, वो आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वेनियंट कम्युनिकेशन। और जो गंगा थी वो क्या करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा चीप और कन्वेनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती थी। आगे हमारा द कैपिटल ऑफ मगध। जो मगध का कैपिटल है वो कहाँ था, वो था राजगह, राजगीर। और अब इसको हम क्या कहते हैं, बाद में ये राजगीर मतलब चेंज हुआ था, तो मगध को हम बिहार कहते हैं। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है, पाटलिपुत्र, जिसको हम पहले पाटलिपुत्र कहते हैं और पटना कहते हैं अब। ठीक है, आगे में राजगह मीन्स हाउस ऑफ द किंग। तो राजगह का क्या मतलब था, राजगह जो राजगीर था उसका मतलब क्या था, तो उसका राजगह का मतलब था हाउस ऑफ द किंग, राजाओं का घर होता था ये। और जो ये बना हुआ था वो था मतलब कुछ पहाड़ी एरिया पे था, और चारों तरफ से क्या हुआ था, ये फोर्टिफाई हुआ करता था, घेरा बनाया हुआ होता था। पहले के सीरियल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो किले होते थे उनके चारों तरफ क्या होता था, घेरावा दिया हुआ होता था कुछ इस तरह का, कि जो बाहर के लोग हैं वो इसलिए इंटर ना कर सके या फिर कोई भी उन पे मतलब हमला वगैरह ना कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो में इतना ही था। हम आगे की आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो आगे का हमारा बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी मिल सके।